हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था कि लेखक और दुकानदार मिलकर बस को खोज रहे थे। उतने देर में अंधेरा भी हो चुका था और रिमझिम बारिश भी गिर रही थी। वो जगह जगह जाते हुए बस को खोज रहे थे और आसपास पूछ भी रहे थे, परंतु उन्हें बस का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। लेट्स प्रोसीड। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आगे जाकर चेकपोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्च देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया, भेंट चढ़ाई, जो उसने स्वीकार कर ली और तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया कि उमुक हुलिये की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट में लॉर्ड है तो तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने ना पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती रहे। तो जब वे गाड़ी खोज रहे थे, गाड़ी खोजते खोजते वे एक जगह पे जाके पहुंचे। तो वहां पे उन्हें पता चला, एक आदमी ने उनसे कहा कि कुछ दूरी पर ही वायरलेस बूथ है जहाँ पे सिपाही है। वे अगर वहां जाकर उन्हें थोड़ा सा चाय पानी का खर्च दे और उन्हें अपनी सब बातें बताए तो वे उनकी सहायता कर सकते हैं। उस आदमी की बात सुनते ही उन्होंने वैसा ही कहा, वैसा ही किया। वे उनके पास गए, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। दुखड़ा रोने का मतलब होता है अपनी दुख को प्रकट करना, अपने साथ हुए वारदातों को प्रकट करना। तो उन्होंने सब कुछ बताया और कुछ चढ़ावा भी दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। सिपाही ने एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्सेप्ट करते ही उन्होंने वायरलेस पे ये इंफॉर्मेशन सबको दे दी कि इस रंग की बस है, ऐसी बस है। और ऐसी बस में कंडक्टर के सीट के पीछे ठीक एक अटैची है जो कि लॉक की हुई है। और उस अटैची के मालिक थाना दर थाना जा रहे हैं और टोल टैक्स पर भी सख्ती बरती जाए और जहां पे भी ये बस मिले उस अटैची को बरामद किया जाए। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग के पड़ने वाले थानों और पुलिस चौकियों में पता करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमें यह जानकर आश्वस्त अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से यह भी सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं। उसका पिछला पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी ना रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने वायरलेस बूथ पर इंफॉर्म करने के बाद वे अपने स्कूटर लिए आगे चल पड़े और दुकानदार उनसे कहता है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अब बचेगी नहीं, वो जहां पर भी जाएगी पुलिस उसे जरूर खोज लेगी। जाते समय उन्हें मार्ग में, उन्हें अपने रास्ते में जहां जहां पुलिस स्टेशन दिखा, जहां जहां पुलिस चौकी दिखी, वो सब में पता करते हुए गए
लेखक कहते हैं कि मुझे इतना आश्वस्त था, मैं इतना जानता था कि सभी चौकियों में वायरलेस के जरिए मैसेज पहुंचा दिया गया है, तो अटैची हमें जरूर मिल जाएगी। परंतु किसी भी थाने में जाकर हमें सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। एक थाने ने कहा कि बस उन्होंने देखी तो है, परंतु वो कुछ देर पहले ही निकल चुकी है। जब वो दूसरे थाने गए तो वहां पता चला कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर नहीं रुका और उसका पीछा किया जा रहा है। और सभी थानों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और जब गाड़ी नहीं रुकी तो खुद सीओ साहब भी उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहां से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8, साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक थाना का बोर्ड लगा था और वहां सिपाही बाहर व्यस्त थे। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई और अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वह दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए तो मुझे दूर से ही हेड मोरी के समीप खड़ी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोल कर सारा सामान चेक कर लीजिए। मैंने अटैची का ताला खोला। भीतर सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। हमने उसे अटैची हमने उससे अटैची ले जाने की अनुमति चाही। उसके हाँ कहने पर हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला ये चमत्कार ही तो हुआ। दौड़ धूप बेकार नहीं गई और पुलिस ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। लेखक कहते हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि अब कोई चमत्कार जरूर होने वाला है और उन्हें उनकी अटैची जरूर मिल जाएगी। वे कुछ ही दूरी आगे बढ़ते हैं। रात का करीब 8, सवा साढ़े 8 का समय था और अपने रास्ते में उन्हें कुछ ही दूर एक थाना दिखता है जहाँ पे कांस्टेबल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स बाहर तैनात थे। और जब वे जाके पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत मुश्किलों के बाद उस गाड़ी को रोका गया और रोककर अटैची को बरामद की गई, परंतु गाड़ी दूसरे राज्य की थी, इसीलिए हमें उसे छोड़ देना पड़ा। ये सुनते ही वे पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो दूर उन्हें अपनी अटैची दिखाई देती है, जो कि हेड ऑफिसर जो थे उनके पास में ही रखी हुई थी। उन्होंने ऑफिसर को जाकर नमस्ते किया और अपनी सारी बातें बताई। तो ऑफिसर ने उन्हें और अटैची को कुछ देर के लिए घूरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अटैची खोल कर देख लो, सारा सामान ठीक तो है। तो लेखक ने अटैची खोली। अटैची खोल कर उन्होंने देखा कि उनका जितना भी सामान था ज्यों का त्यों जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। कुछ भी चीजें यहाँ से वहां नहीं हुई। उसके बाद कुछ आवश्यक पूछताछ की गई अटैची के बारे में, उनके बारे में। उसके बाद उन्होंने अनुमति ली कि क्या वे अटैची लेकर जा सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा हाँ, अब आप लेके जा सकते हैं। तो वे वहां से अटैची लेकर निकल गए और मन में सोचते सोचते जाते हैं कि ये चमत्कार ही तो है।
और इतनी दौड़ धूप, इतनी भाग दौड़ बेकार नहीं गई। अंत उन्हें अपनी अटैची वापस मिल गई और पुलिस ने भी अपने कर्तव्य का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पालन किया। थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह ना माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित ना होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहां भोजन आदि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। थाने से निकलते ही उनके साथ जो दुकानदार थे, लेखक के साथ जो दुकानदार थे, उन्होंने उनसे विदा लेनी चाहिए, तो दुकानदार ने उन्हें मना कर दिया और कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी पकड़ना सेफ नहीं है, यहाँ से चोरी चकारियां था, छिनताई भी हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ इलाहाबाद वापस चलिए और वहां से आप भोजन आदि करके, खाना वाना खा के फिर आप वहां से प्रस्थान कर सकते हैं। प्रस्थान का अर्थ होता है वहां से आप वापस जा सकते हैं, निकल सकते हैं। अटैची की खोज में उसके असीम योगदान को देखते हुए मैं फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से से बस में इसी मार्ग से बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना ना घट गई तो। मैं पूर्ण स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। लेखक दुकानदार की मेहनत को देखते हुए, दुकानदार के सपोर्ट को देखते हुए फिर से मना नहीं कर सका। वो मन ही मन सोचते हैं कि वे लगभग अभी 80 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद से, उन्हें फिर से इलाहाबाद वापस जाना पड़ेगा, फिर इसी मार्ग से होते हुए गुजरना पड़ेगा, कहीं फिर से कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। ये सोचते सोचते वे फिर से स्कूटर पर बैठ जाते हैं और वे इलाहाबाद की ओर रुख करते हैं। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का उसने होशो आवाज कायम कर सामना किया, वह काबिले तारीफ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। तो जब वे इलाहाबाद लौटे तब 11 बज रहे थे और दुकानदार उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके उनके मनपसंद का उन्होंने खाना खिलाया और खाना खाने के बाद फिर से बस अड्डे पर आके पहुंच गए। तो लेखक दुकानदार से कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने होशो आवाज संभालते हुए इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और बड़े ही शांत दिमाग से इसे सुलझाया, ये जरूर एक तारीफ काबिल है, इसकी तारीफ करनी ही चाहिए। अब लगभग उनके घड़ी पे 12 बज रहे थे और इस बार उन्होंने कानपुर की टिकट ली। सुबह कानपुर पहुंचा, फिर अलीगढ़ से बस में बैठा। कन्नौज से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए जो बड़े बेचैन से जाने पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। एक ड्राइवर के समीप बोनट पर बैठकर शीशों के पार देखने लगा तो एक मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मुझे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, मेरी जेब कट गई है। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकतावश देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कटे फटे कागजों को इस प्रकार लिपटे रूप में दिखाया जैसे रुपए लपेट कर टिकट पॉकेट में रखे हो।
वास्तव में उसकी बगल और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठ गया था, जो यह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थे। जरा सी भूल, जरा सी सजगता भाग्य को उलट-पुलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते झूलते मैं बस यही जान सका। तो बस रवाना हुई। सुबह बस जाके कानपुर पहुंची और कानपुर से उन्होंने अलीगढ़ की बस ली। कन्नौज जब पहुंचा तो वहां से 4-5 लोग और उठे और सवारी उठे और वे 4-5 लोग अलग अलग सीट में जाके बैठ गए और उनके शक्ल देख के लेखक को यह महसूस हुआ कि वे बड़े बेचैन थे। कोई जाके ड्राइवर के बोनट पे जाके बैठ गया और शीशे की बाहर देखने लगा। कुछ दूरी के बाद वे सभी उतर गए और ठीक उतरने के 10 मिनट बाद एक लोग चिल्ला उठा कि बस रोकिए, मेरी जेब काट ली गई है। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग बड़ी उत्सुकता से उस लोग के उस आदमी के पास गए, उन्हें घेर के खड़े हो गए और जब उन्होंने अपने पतलून की पॉकेट में हाथ दिया तो वहां पे कुछ कागज ऐसे कटे पटे थे जैसे लग रहा था कि पैसे हो। सभी चीजों को देखते हुए लेखक कहते हैं कि यात्रा करते समय थोड़ी सी भूल, जरा सी भूल या जरा सी सजगता पूरे भाग्य को उलट-पुलट दे सकती है। अगर आपका दिन अच्छा जा रहा हो तो वो बुरा होने में समय नहीं लेता। तो संपूर्ण घटना को देखते हुए, समझते हुए तुम्हें यही मालूम होता है कि जब भी हम ट्रैवल करते हो, जब भी हम यात्रा करते हो तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए अपने सामान के साथ और अपने साथ, क्योंकि भाग्य कब फेर जाए, कब जरा सी भूल हमें हमारे लिए दुखदाई साबित हो जाए और कब जरा सी सजगता हमारे भाग्य को घुमा दे, ये पता नहीं लगता।